हमारे साथ बासरी स्वराज दिल्ली से सांसद हैं, आज जुड़ रही हैं आज तक पर। बासरी जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ गुरदीप सप्पल जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं और अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। बासरी स्वराज जी, आज सबने प्रधानमंत्री की बात को सुना, 30 मिनट का उनका पूरा संबोधन हुआ। विपक्ष को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही, विपक्ष को एक्सपोज किया अपने तरीके से। लेकिन सवाल यही है कि जिस बात पर उन्होंने अंत किया, वहां से एक उम्मीद बनती है। वो कह रहे हैं कि हम रास्ता खोजेंगे और हम इसको हर हाल में करेंगे। बासरी जी। निश्चित निश्चित अंजना जी, पहले तो बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। लेकिन बिल्कुल आप देखिए, आज प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति संबोधन था, उसमें वेदना भी थी, उसमें संवेदना भी थी और उसमें आश्वासन भी था और एक वचन भी था। क्योंकि कल एक वचन पूर्ति का दिन था, जहां पर विपक्ष ने, खासकर के कांग्रेस पार्टी ने, टीएमसी ने, सपा ने और डीएमके के लीडर्स ने मिलकर इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा है। तो स्वाभाविक सी बात है, आज इस देश के प्रधान सेवक ने बीड़ा उठाया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रण है, ये संकल्प है, नारी शक्ति को 33% आरक्षण देना ही नहीं, उसको लागू करवाना यानी इंप्लीमेंट करवाना, इस पे हमारा ये संकल्प अजय है, अटल है, अमर है और ये मोदी की गारंटी है। आपने देखा था, यही गारंटी उन्होंने विपक्ष को सदन के पटल पर भी दी, लेकिन विपक्ष की नीयत साफ ही नहीं थी। यहां तक कि माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा 1 घंटा दे दीजिए, जिस प्रकार का संशोधन आप चाहते हैं हमने ड्राफ्ट तैयार रखा है, हम तुरंत सर्कुलेट कर देंगे। लेकिन उस पर भी विपक्ष नहीं माना, क्योंकि वो हमेशा और हमेशा केवल मातृशक्ति को मतदान केंद्र तक एक वोट बैंक तो वो देख सकते हैं, लेकिन जब सत्ता की भागीदारी की बात आई तो विपक्ष ने मुंह मोड़ लिया, विश्वासघात करा। लेकिन इससे पहले कि मैं गुरदीप जी के पास जाऊं, देखिए टेक्निकल बात पर तो चर्चा ये भी हो सकती है ना कि 50% का फॉर्मूला मौखिक रूप से तो गृह मंत्री ने कहा, लेकिन पहले से उसको बिल में नहीं डाला गया था, जिसकी वजह से, और जो ट्रस्ट डेफिसिट है, तो मौखिक रूप से कहने पर तो विपक्ष भरोसा करने की सूरत में है ही नहीं, जो स्थिति इस वक्त देश में है। बासुरी जी, और मतलब क्या तरीका है, क्या आपको कुछ जानकारी है कि अगर कोई रास्ता खोजेंगे, क्या 29 के लिए ही सरकार प्रतिबद्ध है? पीएम की बातों को भी अगर समझने की कोशिश करें, क्या 29 के लिए ही प्रतिबद्ध है सरकार कि हर हाल में महिला आरक्षण लागू करेंगे? देखिए, जैसे ही जनगणना खत्म हो जाएगी, क्योंकि जनगणना तो शुरू हो चुकी है, यहां तक कि विपक्ष बार बार कह रहा था कि कास्ट सेंसस करिए, वो भी शुरू हो चुका है। इतना मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि जैसे ही जनगणना समाप्त होगी, तुरंत परिसीमन होगा और परिसीमन के बाद ये महिला आरक्षण बिल लागू होगा ही होगा। इसलिए विलंब हुआ है, कल एक अवरोध विपक्ष ने जरूर डाल दिया है, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधान सेवक हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने इस संकल्प को सिद्ध करेगी। आप जो टेक्निकल बात कह रही थी अंजना जी, एक बात आपके समक्ष रखना चाहूंगी, ये भारत का संविधान है। आपने देखा होगा, इसी की प्रति जो है वो माननीय राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष, झलकाते जरूर हैं, शायद उन्होंने खोलकर इसको पढ़ने की जहमत नहीं करी है। एक आर्टिकल आपके समक्ष रखना चाहूंगी, आर्टिकल 334A। आपको याद करा दूं कि आर्टिकल 334A भारतीय संविधान का हिस्सा तब बना था जब सर्वसम्मति से सितंबर 2023 से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करा गया था, यानी कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए हामी भर दी थी। और आर्टिकल 334A क्या कहता है, बस 3 लाइनें पढ़ के सुनाना चाहूंगी। Reservation of seats for women take effect. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part or part 8, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats of women in the House of the People, the Legislative Assembly of a state and the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose। यानी 2023 में ही विपक्ष ने हामी भर दी थी परिसीमन के लिए। अब वो केवल बहाने बना रहे थे, क्योंकि उनकी नीयत ही साफ नहीं थी। वो चाहते ही नहीं हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। और ये इसके लिए मैं एक और तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूंगी।
कल माननीय अखिलेश यादव जी ने गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दी और इतनी असंवैधानिक मांग रख दी सदन के पटल पे, जो वो जानते हैं कि कोई भी सरकारी पक्ष उसको ना मान सकता है ना पूरा कर सकता है। उन्होंने एक धर्म, एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए आरक्षण मांग लिया। वो भी जानते हैं कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार बोला है कि इस देश का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता। उसके बाद तुरंत अखिलेश जी ने कहा, अरे रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, आप रिजर्वेशन पार्टियों को बोल दीजिए करने के लिए। ये तो सरमसॉल्ट हुआ ना, ये तो यू टर्न हुआ। ये तो साफ स्पष्ट करता है कि विपक्ष की नीयत ही नहीं थी इसको पारित करवाने की। ठीक है, इसी पर जवाब लेंगे गुरदीप जी आपसे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने अंत में जो एक कहा है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि कोई दूसरा रास्ता क्या सरकार प्लान बी के साथ आएगी। क्या कहा पीएम ने अंत में, वो सुनिए, फिर गुरदीप जी आपसे सवाल। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, मैं जानता हूं आज आप सब दुखी हैं। मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूं। आज भले ही बिल पास कराने के लिए जरूरी 66% वोट हमें नहीं मिला हो, लेकिन मैं जानता हूं देश की 100%, 100% नारी शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां ये देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से कभी भी रोक नहीं पाएंगे। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। हमें आधी आबादी के सपनों के लिए, देश के भविष्य के लिए इस संकल्प को पूरा करना ही है। गुरदीप जी, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उस पर आप जवाब दीजिए, और जो बासरी जी ने भी बहुत सारे बिंदु उठाए विपक्ष की भूमिका को लेकर, क्योंकि देखिए अगर सेंसस के आधार पर होगा तब तो ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण के राज्य जिन्होंने जनसंख्या पर काम किया है कि उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाए, उनको कम सीटें मिले, लेकिन जिस फॉर्मूले से चल रहे थे वहां ज्यादा सीटों का प्रावधान हो रहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी कोई प्रोग्रेसिव काम सरकार करना चाहती है आप लोग उसमें रोड़े अटकाते हैं, कांग्रेस पार्टी। जवाब दीजिए। शुक्रिया अंजना जी। अंजना जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज, ये शायद उनको लगा कि 2 दिन की बहस में उनका जवाब देश तक नहीं पहुंचा, कल वो हार गए, तो आज वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करके बीच चुनाव के मोनोपोलाइज करके एड्रेस टू नेशन कर दिया, राष्ट्र के नाम संदेश। क्योंकि यहाँ पे कोई विपक्षी नेता उनको जवाब देने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, एक तरफा कम्युनिकेशन आज उन्होंने कर दिया। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री हैं, कर दिया। सवाल ये है कि क्या 2023 वाला 3 साल पहले वाला जो बिल है वो कानून आज लागू है कि नहीं है? अभी बांसुरी जी ने कहा कि वो है। क्या उस कानून के अंदर 850 की संख्या मोदी जी ने रखी थी 3 साल पहले? आपको वो संख्या नहीं मिलेगी। तो क्या 3 साल पहले मोदी जी जो कानून लाए थे जिस पे सब लोग सहमत थे, क्या वो कानून देश के साथ खिलवाड़ था, महिलाओं के साथ खिलवाड़ था?
डिलिमिटेशन की बात तो थी उसके अंदर, हम तो कह रहे हैं, हमने तो तब भी कहा था, खरगे जी ने हाउस के अंदर कहा था कि आप डिलिमिटेशन की बात मत रखिए, इससे डिले हो रहा है। मोदी जी ही नहीं माने थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने साथ दे दिया, कोई बात नहीं, आप इसको लागू तो कीजिए। लेकिन डिलिमिटेशन के मामले में सीटों की संख्या बढ़ाने का जो पेंडोरा बॉक्स खोला, जिसपे पिछले लगभग 50 साल से देश के अंदर सहमति है, उसमें बीजेपी भी उस सहमति में शामिल है। उस सहमति को नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफा घोषणा से तोड़ दिया। डिलिमिटेशन तो 2006 में भी हुआ था, बांसुरी जी को पता है, पर तब सीटों की संख्या चेंज नहीं हुई थी। अब हुआ क्या है अंजना जी, कि मोदी जी के पार्टी में जो पुरुष एमपी हैं, उनसे मोदी जी डर गए। पुरुष एमपीओ की संख्या बरकरार रहे, इसलिए मजबूरन वो एक नया पैंतरा ले आए, और वो महिला आरक्षण, जिसका कानून आज देश में लागू है, जिसके बारे में सारे लोग एक मत थे, सब इकट्ठे थे, उस कानून को खुद मोदी जी ने विवादित बना दिया, और आज अब टेलीविजन पे आके लोगों से अपनी बात कह रहे हैं, ताकि कोई विपक्ष का नेता उनकी बात का जवाब ना दे सके। ये तो ठीक रही है। विमेन रिजर्वेशन की बात। अब रही बात की कांग्रेस रोकती है। बांसुरी जी यहाँ पे हैं, बैठी हैं आज, इनकी माताजी लीडर ऑफ अपोजिशन थी। जब कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में 2010 में पास किया था, और मैं वहां मौजूद था ऑफिशियल कैपेसिटी में, मार्शल लगाकर अपने सहयोगी दलों के विरोध के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने उसको पास किया था। तो आदरणीय स्वर्गीय बांसुरी जी को दिखा दीजिए। सुषमा जी ने हाँ। उस वक्त ये स्टैंड लिया था कि बिना सहमति के सबके हम लोग लोकसभा में पास नहीं करेंगे। ये शर्त उनकी थी। आज उनकी शर्त का उल्लंघन नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, बिना सबको सहमति लिए। वुमेन रिजर्वेशन जो पारित हो चुका है, जो आज देश के अंदर कानून है, उसको विवादित बना दिया, और विवादित बना के अब देश को ये कह रहे हैं कि विपक्ष साथ नहीं दे रहा है। विपक्ष ने कब आपका साथ नहीं दिया था? ठीक है, आपने बांसुरी जी विवाद जवाब क्रिएट दीजिए। किया है। ठीक है जी, बांसुरी जी इसका जवाब दीजिए। और एक सवाल ये भी है कि पहले से ही पता था, नंबर्स तो थे नहीं आपके पास, और बांसुरी जी पहले से ही विपक्ष ने तेवर भी साफ कर दिए थे। शायना एनसीजी भी जुड़ गई हैं। अंजना जी, बांसुरी जी इसके जवाब बाद जो दीजिए। बाकी हाँ, चीजें बोली, उस पर भी मैं जवाब देना चाहूंगा, पर अभी आप ले ठीक है, लीजिए इसके जवाब। बाद इसके बाद आते हैं बांसुरी जी। जी, गुरदीप जी बहुत शालीनता से अपनी बात कहते हैं, लेकिन कई बार बहुत हैरत अंगेज बात कह देते हैं, तो एक एक बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि मुझे बोलने दीजिएगा, मैं भी दूंगा। महिलाओं क्या, जी उन्होंने कहा कि मेल एमपी से डर गए। मैं उनको याद कराना चाहती हूँ कि 543 की ये जो सीटें हैं, ये इस पे किसी भी पुरुष का एकाधिकार नहीं है। इन 543 सीटों में महिला सांसद भी हैं, चाहे वो 74 ही हों, चाहे वो केवल 13.6 हों, लेकिन हम जैसी महिला सांसद भी हैं। शायद गुरदीप भाई हमें देख नहीं पा रहे, क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ इतना ज्यादा सर्वोपरि हो गया है कांग्रेस पार्टी पर। दूसरी बात मैं उनको कहना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति नहीं बनी। अरे सर्वसम्मति तो सितंबर 2026 में ही आपने बना दी थी। आप ही के दल ने मान लिया था कि बिल्कुल आप पहले जनगणना करिए, उसके बाद आप डिलिमिटेशन करिए, फिर आप रिजर्वेशन लागू करिए। आज तो वचन पूर्ति की बात थी। ये जो संशोधन आ रहा था, ये एक्सपर्डाइट कर रहा था। वो ये कह रहा था कि हमने देश की मातृशक्ति को कहा था कि 2029 में ही ये वचन दे देंगे, और ये केवल सरकारी वचन नहीं था अंजना जी। बहुत विनम्रता से कहूंगी, पूरे के पूरे सदन ने मिलकर ये वचन करा था इस देश की मातृशक्ति के लिए, और तो भी आपने वो वचन तोड़ दिया, क्योंकि राजनीतिक स्वार्थ के चलते कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने राजनीति करी, राष्ट्रनीति नहीं करी। दूसरी बात मैं आपसे ये इनके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं कि आप अगर मगर लगाकर हर टेक्निकलिटी आप कर रहे थे, जब क्रेडिट की लड़ाई थी ही नहीं, और खुद प्रधानमंत्री जी ने खड़े होकर सदन में आपको गारंटी दी थी, ब्लैंक चेक दिया था कि ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, हम सरकारी खर्चे पे आपका एक बड़ा इश्तिहार भी बना देंगे, विपक्ष के एक एक नेता को हम क्रेडिट देंगे, तो उसके बाद ऐसी कौन सी दिक्कत थी जो आप इसका समर्थन नहीं करा। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी अंजना जी, इन्होंने बार बार बोला कि डिलिमिटेशन की बात पे आती है, वो जो 50% वाला फॉर्मूला है,
रही बात 850 सीट्स की, वो भी माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छे से समझाया था कि एक राउंड फिगर ली गई थी। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जब वो 50% वाली सीट वाला फॉर्मूला आप मान गए थे, केसी वेणुगोपाल जी को पुनः गृह मंत्री जी ने कहा था 1 घंटा दे दीजिए, मैं ड्राफ्ट लेके घूम रहा हूं उस संशोधन का, हम प्रति सर्कुलेट कर देते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं माने? और लास्ट बात मैं कहना चाहती हूं, तमिलनाडु का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के प्रति जो संबोधन दिया, उसमें ये बात कही कि जो आज कॉम्पोजिशन है उसी अनुपात में सीटें बढ़ाई जा रही हैं। तमिलनाडु आज 543 की कॉम्पोजिशन में 7.18% का भागीदारी है। अगर डिलिमिटेशन और ये फॉर्मूला हो जाता 50% सीट का, तो 50% सीट्स 39 से 59 बढ़ती और प्रतिशत भी बढ़ता 7.23% होता। मैं पूछना चाहती हूँ गुरदीप भाई से कि गुरदीप जी, आपको नहीं लगता इट इज बेटर टू हैव 7.23% ऑफ अ वाटरमेलन देन टू हैव 7.18% ऑफ अ ग्रेप? मैं ओवर सिंप्लीफाई करके बता रही हूँ। एक जवाब दीजिए, फिर अनुराग जी आपके पास आ रहे हैं। मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। क्वेश्चन है और पहली सेंसस के बात, आधार पर होगा सर, तो नहीं, सीटें नहीं, और घट जाएंगी। हाँ, सेंसस के आधार पर होगा तो बहुत सीटें घट जाएंगी। मैं सब बातों का जवाब दे रहा हूँ। पहली बात, हाँ। वचन हमने कब तोड़ा? क्या हम 2023 में जो फैसला हुआ, जो पारित हुआ, उससे हम पीछे हटे? वचन तोड़ा मोदी जी ने, क्योंकि वो नई शर्त लेके आ गए। विपक्ष ने नहीं तोड़ा। बिल्कुल क्लियर ये बात रख दीजिए, विपक्ष उस बिल के साथ, उस कानून के साथ आज भी खड़ा है। वचन तोड़ दिया मोदी जी ने, नई शर्त लेके आ गए। अब दूसरी बात, क्रेडिट की बात छोड़ दीजिए, वो जुमलेबाजी है, वो जबानी जमा खर्चा, उसको छोड़ दीजिए। कॉम्पोजिशन की बात, आज केरल के अंदर बांसुरी जी 20 सीट है लोकसभा की और यूपी के अंदर सीट है 80, फर्क हुआ 60। इनके फॉर्मूले के बाद केरल में हो जाएगी 30 सीट और यूपी में हो जाएगी 120, फर्क हो जाएगा 90। 60 का फर्क ज्यादा बड़ा है या 90 का फर्क है? उस लोकसभा में जहां पे सरकारें बनती और गिरती परसेंटेज पे नहीं है, एक इंडिविजुअल एमपी के वोट से गिनती है। तो यानी 30, आपको मालूम है ना, वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। यहाँ पे आप 30 सीटों का, 30 एमपी का एडवांटेज यूपी को केरल के ऊपर देना चाह रहे हैं। ये कैसे, किस रूप से जायज है? आपके गृह मंत्री साहब ने, हमारे गृह मंत्री जी बोलूंगा मैं, उन्होंने संसद के अंदर बोला कि मैं ऐसे समझाऊंगा जैसे केजी के बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो केजी के बच्चे नहीं थे वहां संसद के अंदर, वहां देश के नेता थे, पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने समझने की जरूरत नहीं थी, उनके पास बिल की कॉपी थी। जैसे अभी आपके पास संविधान की कॉपी है ना, आप अच्छी लॉयर हैं, पढ़ पाई हैं, ऐसे ही सदन के अंदर बहुत सारे विपक्ष के लोग थे जिन्होंने बिल को पढ़ा। उस बिल के अंदर जो लिखा गया था वो बात थी ही नहीं जो अमित शाह जी बोल रहे थे। और क्योंकि नहीं थी, इस बात को उन्होंने खुद ये बात कह के साबित कर दिया कि 1 घंटा दीजिए, मैं ले आता हूं। अरे जो बिल में नहीं था, आप उसको साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बात अंजना जी, क्योंकि सब लोग ये पूछे सर, मोदी 2 जी, लोग इंतजार कर रहे हैं, वो अभी तक मुंह भी नहीं खोल पा रहे हैं। मैं एक तो जवाब से उनके पास भी मुझे जाना है। बिल्कुल, सर स्पेसिफिक जवाब, 50% का फॉर्मूला मौखिक रूप से, एक छोटा भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है, एक छोटा भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है बांसुरी जी, आप तो जानती हैं, वो रिटन में होता है। वही तो लिखित में देने के लिए तैयार थे अंजना जी। मैं वही तो कह रही हूँ, अरे वही तो लिखित में देने के लिए तैयार थे, वही तो ऑफर माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि आप अगर आप ट्रस्ट डेफिसिट आपका इतना ज्यादा है कि आप हमारी बात नहीं मान रहे, आप 1 घंटा दे दीजिए, हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं। उस पर भी ये नहीं माने। दूसरी बात मैं गुरदीप भाई को बोलूंगी, तैयारी अधूरी थी, बढ़कर 30 नहीं 36 होंगी। ये तो बात वाली बात हो गई ना कि अब हम 1 घंटे में लिख के ला रहे हैं, तो क्या तैयारी अधूरी थी? इतना इंपॉर्टेंट जो उसका एलिमेंट है वो क्यों नहीं ऐड किया? नहीं, बिल्कुल भी। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात नहीं, मैं आपको बता दूं, तैयारी बिल्कुल अधूरी नहीं थी। लेकिन आप भी जानती हैं कि ये एकाधिकार जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन का होता है। डीलिमिटेशन कमीशन एक ऑटोनमस बॉडी होती है, लेकिन तो भी क्योंकि विपक्ष हटी था, हम उसको लिखने के लिए, वो संशोधन लाने के लिए भी तैयार थे। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी और बहुत विनम्रता से कहूंगी, गुरदीप जी ने कहा कि केजी के बच्चे वहां नहीं थे। संसद इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि माननीय राहुल गांधी जी फिर अपने बचपन की कहानियां नेता प्रतिपक्ष हमें क्यों सुना रहे थे अगर वहां केजी के कोई बच्चे नहीं हैं? क्योंकि वहां पर तो ऐसा लग रहा था कि माननीय राहुल गांधी जी केवल और केवल बाल हट का प्रदर्शन कर रहे थे। गुरदीप जी, आपके नेता पर हमला किया उन्होंने, तो जवाब दीजिए। नहीं, देखिए,
हमला तो क्या करेंगे, कल जब राहुल जी ने बोला तो इन सबको सांप सूंघ गया, क्योंकि ये समझ गए थे कि जादूगर कौन है और जिसका जादू छिन-भिन्न हो रहा है। और जादूगर भी समझ गए थे कि उनका जादू छिन-भिन्न हो गया, इसलिए आज एड्रेस टू नेशन के नाम पे अपनी बात कह रहे हैं। संसद के अंदर सेम बातें कहने की उनकी कल हिम्मत नहीं हुई थी। सच्चाई है, सदन जो है ना अंजना जी, सदन के अंदर परंपरा ये है कि कौन व्यक्ति अपनी भाषा को किस तरह गढ़ेगा, भाषण को कैसे गढ़ेगा, उस पे कोई कोई निर्देश नहीं ठीक होता है। ठीक है, राहुल चलिए गांधी जी अब ने एक बार अनुराग जी को दिखा दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग संकेत भदौरिया में जी, रूपक आपके नेता तो के अलग थ्रू ही अपनी गोल बात पोस्ट कही शिफ्ट थी कर देते हैं। और वो पूरे देश मतलब को जिस समझ में बात आई का है। संविधान में प्रावधान नहीं है कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो, वो ऐसा बिंदु ले आते हैं। मतलब आप लोगों को क्या सिर्फ अड़ंगा लगाने के लिए सब सोच के आते हैं क्या कि महिलाओं के लिए कर दो, अब ओबीसी के लिए कर दो। अरे 66% पुरुष भी तो बचेंगे, वहां भी ओबीसी के लिए करो, वहां पर भी आप लाओ। तो मतलब ये तो अलग अलग तरीके हैं ना। जब आप पहले अग्री कर चुके थे वंदन अधिनियम में, फास्ट ट्रैक किया जा रहा है डिलिमिटेशन को, बस डीलिंग करके सेंसस से। देखिए मैं आपको तथ्यपूर्ण बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात तो करती है, लेकिन दिल में सच्ची नीयत नहीं रखती है। अभी वासिर स्वराज जी ने बोला, इनको याद होगा 2023 में जब बिल पास हुआ था तो 498 बिल के फेवर में वोट पड़ा था, 2 खाली उसके विपक्ष में पड़े थे। कितनी बहुमत से बिल पास किया था। लेकिन जो टेक्निकली दांव पेच प्रधानमंत्री जी भी कह रहे थे, किसने लगाया था? बीजेपी ने। जो आपने बोला कि 334A ये ऐड करने की क्या जरूरत थी कि पहले जनगणना होगा, परसीमन होगा, उसके बाद हम लागू करेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी जब बिल बनाया था तो आपने ऐड किया था ना। ये दांव पेच किसने लगाया था? आपने लगाया था, हमने नहीं लगाया था। हम तो महिला विधेयक बिल, आरक्षण बिल लेके आए थे, हम पूरा पास, विपक्ष पूरी तरह आपके साथ था। तो दांव पेच आपने लगाया था। जब दांव पेच आपका उल्टा पड़ता है तो आप विपक्ष पे हावी हो जाते हैं। आज आप फिर बिल लेके आए, तो बिल आप महिला आरक्षण का नहीं लेके आए थे। महिला शक्ति अधिनियम जो है पहले ही पास हो चुका है वंदना वाला। लेकिन आप क्या लेके आए? आप लेके आए थे डीलिमिटेशन का। और आज आप बात किस पे कर रहे हो कि हम नारी शक्ति अधिनियम का, जो हम नारी शक्ति वंदना अधिनियम का जो आप उसका बात कर रहे हो बार बार। आप नहीं बात कर रहे हो डीलिमिटेशन की, आप नहीं बात कर रहे हो। तो 334 से आपने लगाया। दूसरी बात, आपने कहा था ना कि ये लोग महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, तो सूफिया कुरैशी का अपमान तो आपने किया था। आप ही कह रहे थे कि लोहिया जी की बातों पे लोग नहीं चलते। अरे लोहिया जी ने तो कहा था कि जो महिलाएं बैकवर्ड हैं, जो समाज में पीछे छूट गई, उनको वापस उनको मुख्य धारा में शामिल करना है। इसके लिए उनको जरूरत है कि उनको कैसे रिजर्वेशन दिया जाए, कैसे उनको मुख्य धारा में लाया जाए। नारी अपमान की बात कौन करता है? लोहिया जी ने क्या कहा, ये भी आपने समझा दिया। एक सेकंड अनुराग जी, बात पूरी हो जाए। अनुराग जी और 2 लोग इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। एक सेकंड, आप देखिए कितनी देर बाद आएंगे। अगर आपको बीजेपी कांग्रेस खिलाना है तो फिर हम लोग उसके लिए थोड़ी है जो हमारे गांव में कहते हैं आप बीजेपी कांग्रेस खिलवाते रहते हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। अरे अनुराग जी, बीजेपी कांग्रेस नहीं खिलवाते रहते, थोड़ी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। हम सम्मान करते हैं आप लोगों का, जितने आप प्रवक्ता के तौर पर इम्पोर्टेंट है। वैसे आप क्या खेलने आते हैं यहाँ पे? कहें नहीं तो बता दीजिए। आवाज ऑडियो नीचे कीजिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए। ये खेलने आते हैं क्या आप लोग? प्लीज मर्यादित भाषा बोलिए। आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, आप आते हैं खेलने के लिए आते हैं, खिलवाते रहती हैं, गलत बात है। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने अपनी बात कह ली है, मैंने आपकी सब बात सुनी। सवाल है अखिलेश जी ने जो कहा, सवाल था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता संविधान के तहत, तो मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा वो किस आधार पर उठा रहे हैं और कितना प्रतिशत आरक्षण चाहिए, क्या रोड मैप है? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सब नारियों के सम्मान की बात करते हैं। ट्रिपल तलाक हमें जो कानून था हमने बनवाया, आप ही तो उसका जोर भरते हो ना। हमने तो कहा था उसको और मजबूत बनाओ, लेकिन आप वाहवाही उसकी लूटना चाहते हो। लेकिन हम कहते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं कमजोर है उनको और अगर मजबूती मिल जाए तो उसमें दिक्कत भारतीय जनता पार्टी क्यों हो जाती है? सवाल ये है। ट्रिपल तलाक आप कहते हैं कानून बना के आप वाहवाही लूटना चाहते हैं, लेकिन कोई महिला कमजोर है तो उसको आगे बढ़ जाए तो कैसे? जरा उजागर कीजिए, आप जरा उजागर कीजिए कि लोकसभा में आपने एक ही मुस्लिम महिला को टिकट दिया और वो भी आपके सो कॉल्ड अपर क्लास से, जो आपके पास ये प्रावधान है और 33% आरक्षण लागू होता तो आप पूरा मुस्लिम महिलाओं को दो। कौन आपको रोक रहा है? ये बहाना करना बंद करो। और कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, इतना अफसोस होता है अंजना जी, क्योंकि वो महिला विरोधी है। उन्होंने महिला
अपमान किया। हम 27 साल रुके, हमने इतना संघर्ष किया और ये एक विन विन था। मैं कांग्रेस को ये कहना चाहती हूँ, आप बोलते हैं कि बीजेपी के पुरुष एमपी खुश नहीं थे। अरे कौन खुश नहीं रहेगा? उनके यहाँ तो जितने भी चाहिए आपको वो 543 सीट्स तो मिले हैं, हमें जो एक्स्ट्रा सीट्स वो हम लड़ रहे हैं, तो किसी को आपत्ति होने की जरूरत ही नहीं, कोई इनसिक्योरिटी की वजह ही नहीं है। ये जो आपकी ईगो है, ये जो आप जताते हैं रोज, ये सिर्फ जताता है कि आपकी नीति में खोट, आपकी नियत में खोट, और सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो एक सेकेंड, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में तो सबने साथ दिया। जिस तरह की कटुता आज पक्ष और विपक्ष में है, इसके बावजूद सबने उसके पक्ष में वोट डाला था कि नहीं शाना जी? आप मुझे पूछ रहे हैं? बिल्कुल, तो फिर वो महिला विरोधी कैसे हुए? देखिए एक मिनट, 2011 का सेंसस का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है अंजना जी, वो भी उजागर कीजिए। जो आज समझ लीजिए कि नारी शक्ति वंदन पारित होता है, तो फिर आप कहेंगे कि महिलाओं को ये सीट कैसे दिया, वो सीट कैसे दिया, इसके लिए ताकि आप देखें कि कोई भेदभाव नहीं, कोई बायसेस नहीं, इसलिए ये फुल एंड फाइनल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। इसमें 3 पॉइंट्स है। एक की 50% आपके सीट्स बढ़े हैं तो कोई भी पुरुष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सर्वप्रथम। सेकंड की सेंसस 2011 का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जब आप बोलेंगे कि ये सीट महिला का है, ये सीट पुरुष का है, तो फिर कोई भेदभाव नहीं। इसका मतलब नहीं कि सेंसस और डिलिमिटेशन ऑनगोइंग प्रोसेस और जैसे ड्यू प्रोसेसेस है वो 2011 सेंसस से तो इसको डीलिंग कर रहे हैं ना बांसुरी जी। तीसरा ये नॉर्थ साउथ नैरेटिव, जहाँ तमिलनाडु में बोला 39 सीट्स 59 सीट्स बनेंगे, वहाँ ये ठीक है, उसी पर बांसुरी जी अनुराग जी इसके बाद फौरन बांसुरी जी महाराष्ट्र। एक सेकंड, 2011 सेंसस से तो डीलिंग कर रहे हैं ना, सेंसस को तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप एक फॉर्मूले पे ऑपरेट करेंगे ना सीट्स बढ़ाने के लिए। बांसुरी जी विन विन था सबके लिए अंजना जी। मैं आपको बताती हूँ जी, इसमें 2 चीजें हैं। 2011 का सेंसस बेसिस बनने वाला था टेरिटोरियल परिसीमन के लिए, यानी जो आप भौगोलिक परिसीमन कर रहे थे वो 2011 के सेंसस पे कर रहे थे, क्योंकि वो सबसे क्रेडिबल सेंसस है। और ऑल्सो क्योंकि अभी जो 543 की कंपोजिशन है वो 1971 के सेंसस के आधार पे है। तब देश की पॉपुलेशन केवल 51.4 करोड़ थी, आज हमारी आबादी 3 दुगनी हो गई है, 140 करोड़ का देश बन गया है। लेकिन ताकि किसी भी राज्य का, खास करके हमारे दक्षिण भारत के राज्यों का राइट कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसके लिए 50% की औसत से सीटें बढ़ाई जा रही थी। उसका फॉर्मूला गृह मंत्री जी ने दिया था, जो मैं पुनः यहां पे दोहराना चाहूंगी। मान लीजिए सदन में 100 सीटें हैं, 100 सीटों में यदि आप 50% वृद्धि करते हैं तो 150 सीटें हो जाती हैं। वो 150 में से जब आप 33% मातृशक्ति के लिए रख देते हैं तो 100 सीटें बरकरार रखती है, जिससे किसी का भी लॉस नहीं होता और अनुपात हर स्टेट का बरकरार रहता है। जिस अनुपात में भागीदारी आज है 543 की कॉम्पोजिशन पे, वही 850 पर भी रहती है। और पुनः कह रही हूं कि हमारी सरकार ये लिखित में देने के लिए प्रतिबद्ध थी और तैयार थी। केसी वेणुगोपाल जी को ये ऑफर दिया गया था और पूरे के पूरे विपक्ष ने इसको नकार दिया। याद रखिएगा अंजना जी, इस देश की मातृशक्ति ये भूलेगी नहीं। एक भी दल ने एब्सटेन नहीं करा, लाल बटन दबा के मुखालफत करी है। ये परिलक्षित करता है कि ये नारी विरोधी है ये विपक्ष का पूरा इंडिया अलायंस। जवाब दीजिए अनुराग जी। देखिए, मैं तो बांसुरी से यही कहूंगा, बांसुरी जी एक काम कीजिए ना, जो 543 सीटें उस पर 33% दे दीजिए, आज ही कल ही बिल पास कर दीजिए, विपक्ष कुछ नहीं कहेगा। कर दीजिए ना आप। फिर आप ही नहीं पास करना चाहती, पता क्यों? जब पूरी विपक्ष आपके साथ 2023 में आपका समर्थन किया था तो आपने 334 से लगा दिया था। क्यों लगाया था आपने? क्या महिला को रिजर्वेशन नहीं देना चाहते थे आप? आपने ही तो बढ़ाया था ना उसको कि पहले यहाँ पे जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तब हम उनको आरक्षण देंगे। यही तो आपने किया था ना जब यहाँ पे नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था। बांसुरी जी, ये 543 वाले पर क्या जवाब है? ये पूरा विपक्ष, क्योंकि प्रियंका जी ने भी हाउस में कहा कि 543 दे दीजिए। दो पक्ष है इसमें, बिल्कुल दो पक्ष।
बिल्कुल अंजना जी, देखिए प्रियंका जी जब ऐसी बात करती हैं तो मैं उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहती हूँ। मेरी तरह वो भी पहली बार की सांसद हैं, वो भी सीख रही हैं। शायद उन्होंने आर्टिकल 334A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं, जिसके लिए सर्वसम्मति उन्हीं की पार्टी ने दी, यानी डिलिमिटेशन को कंडीशन प्रेसिडेंट उन्हीं की पार्टी की सहमति से इस संविधान में वो इंक्लूड हुआ था। शायद प्रियंका जी ने वो पढ़ा नहीं, इसलिए जब वो ऐसी बात करती है तो मैं उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देती हूं। लेकिन जब अनुराग जी ऐसी बात करते हैं तो लग जाता है कि वो भी अपने नेता की तरह एक गैर संवैधानिक डिमांड रख रहे हैं। तो भी मैं आपको बता देती हूं कि 543 में यह संभव क्यों नहीं है। मैं पुनः कह रही हूं, 543 की जो कंपोजिशन है 1971 के सेंसस पे है, जब हमारे देश की जनसंख्या थी 51.4 करोड़। आज हम 140 करोड़ का देश हैं। हम एक लिप सर्विस नहीं करना चाहते, केवल एक ऐसे ही जुमले के तौर पे नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू नहीं करना चाहते। महिला आरक्षण ऐसा होना चाहिए जहां पर 1 वोट 1 वैल्यू की एक सैंक्टिटी है वो बरकरार रहे। आप नहीं चाहती कि 33% आरक्षण जब आए वो केवल एक किताबी बात नहीं हो, वो ऐसी बात हो जो वाकई जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व करता हो। वो कब संभव होगा? वो तभी संभव है जब सीटों की वृद्धि करी जाएगी। ठीक है अनुराग जी, अब आप अपनी बात पूरी करिए, फिर गुरदीप जी आ रहे हैं। जी बहुत देर हो गई, मुझे आने दीजिए अब। देखिए आप 334A जब आपने लगाया था, उम्मीदवारों को आपको दिया नारी की इतनी चिंता थी उस समय, तो आप विरोध करते ना कि 334A नहीं लगाएंगे, हम महिला जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है आज ही लागू करेंगे, 334A हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। विपक्ष को भी आप कहते कि हम नहीं लेके आएंगे बिल में, हम कहते हाँ ठीक है हम आपके साथ खड़े। आप बिल लेके आए थे ना, आपने 334A लगाया था, आपने कहा, हम लोगों ने कहा कि सरकार जो महिला की सबसे अच्छा कर सकती है वो करे, हम उनके साथ खड़े हैं, हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला, हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े थे कि महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अचानक आपने यू टर्न क्यों ले लिया? अचानक आपने 30 महीने बाद, और आपसे दूसरा सवाल पूछ दूं, नोटिफिकेशन तो आप कर नहीं पाए थे, वो 30 महीने तक वो बिल रखा रहा, नोटिफिकेशन आपने 2 दिन पहले किया रात में 9:55 पे, तो आप कितने सीरियस थे? तीसरी बात, आप फिर यू टर्न क्यों कर गए? आप अचानक क्यों लेके आ गए कि नहीं आप 2011 के जो जनगणना है उसके आधार पे हम इसका परिसीमन करना चाहते हैं? इसके मतलब आपको आपने उस नारी बंधन अधिनियम को राजनीतिक बना दिया। अब आप उसमें राजनीति खोजने लगे, महिलाओं को सम्मान नहीं दिलाना चाह रहे हैं आप उसमें राजनीति खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप चुनाव खोजने लगे। पहले आपने चुनाव की बात नहीं की थी, महिला सम्मान की बात की थी, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था, आप उसमें चुनाव खोजने लगे, 2011 में आ गए। अगर आपको यही करना था तो फिर जब यहाँ 2023 में बिल पास हो रहा था तभी बात कर लेते, तभी सारी चीजें हो जाती। तो आप क्या चाहते हो? आप असम की तरह, जम्मू पहले कि हम आगे बढ़े, आइए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज ये संबोधन किया है उसका एक हिस्सा, उसके बाद गुरदीप जी आ रही हूँ, सुना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो संबोधन किया उसकी मुख्य बातें क्या थी? कांग्रेस और उसके साथी दल डिलिमिटेशन पर लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये इस बहाने विभाजन की आग को सुलगाना चाहते हैं, क्योंकि बांटो और राज करो, कांग्रेस ये पॉलिटिक्स अंग्रेजों से विरासत में सीख कर आई है, और कांग्रेस आज भी उसी के सहारे चल रही है। कांग्रेस ने हमेशा देश में दरार पैदा करने वाली भावनाओं को हवा दी है। इसलिए यह झूठ फैलाया गया कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन से कुछ राज्यों को नुकसान होगा, जबकि सरकार ने पहले दिन से स्पष्ट किया है कि न किसी राज्य की भागीदारी का अनुपात बदलेगा, न किसी का रिप्रेजेंटेशन कम होगा। साथियों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और दूसरी पार्टियां इतने वर्षों से
हर बार वही बहाने, वही कुतर्क गढ़ते आए हैं, बनाते आए हैं। कोई न कोई टेक्निकल पेंच फंसाकर ये महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालते रहे हैं। देश राजनीति का ये भद्दा पैटर्न बराबर समझ चुका है और उसके पीछे की वजह भी जान चुका है। भाइयों बहनों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध की एक बड़ी वजह है इन परिवारवादी पार्टियों का डर। इन्हें डर है अगर महिलाएं सशक्त हो गई तो इन परिवारवादी पार्टियों का नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़े। आज पंचायतों में, लोकल बॉडीज में जिन हजारों लाखों महिलाओं ने अपनी क्षमता को साबित किया है, जब आगे बढ़कर लोकसभा और विधानसभाओं में आना चाहती हैं, देश की सेवा करना चाहती है, परिवारवादियों के भीतर उनसे असुरक्षा की भावना बैठी हुई है। परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए कहीं ज्यादा सीटें होगी, महिलाओं का कद बढ़ेगा। इसलिए इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया है। देश की नारी शक्ति कांग्रेस और उसके सहयोगियों को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं करेगी। गुरदीप जी, जल्दी से एक छोटा छोटा कमेंट सबसे, अब लेने का टाइम कम बच रहा है। गुरदीप जी, इससे आगे बात यह है कि न सिर्फ टेक्निकलिटी में आप लोग फंसा रहे हैं, बल्कि अगर सेंसस से होगा तो वही दक्षिण, जिसके लिए आप बार बार बोल रहे हैं, दक्षिण के राज्य, वहां सीटें कम हो जाएंगी। एक फॉर्मूला बना पाकर उस पर सहमति जताइए सब मिलकर, क्योंकि तभी सबको बराबर से सीटें बढ़ेंगी। सेंसस के आधार पर होगा तो दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी, जिस पर आप पड़े हुए हैं। अंजना जी, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी तो बांसुरी जी ने बोला ना कि 850 इसलिए नहीं था क्योंकि वो महिलाओं को जुमले नहीं देना चाहती थी। यानी आप मान रहे हैं कि 3 साल पहले जो बिल पास किया था महिला आरक्षण का, वो जुमला था। खैर, उसको छोड़ दीजिए। बांसुरी जी अभी पहली बार की सांसद है। प्रियंका जी को केजी का मां समझिए, अमित शाह जी से इतनी प्रेरणा मत लीजिए। लेकिन मुद्दे की बात पे आए। मुद्दे की बात जो बार बार आज प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बात बोली कि कांग्रेस एंटी रिफॉर्म पार्टी। मैंने प्रियंका जी को केजी का नहीं बोला। एक मिनट मैं पुनः कह रही हूं, एक सेकंड माफ करेगा, मैंने प्रियंका जी को केजी का स्टूडेंट बिल्कुल नहीं बोला। मैं आपकी बात मान लेता हूं। चलिए, एंटी रिफॉर्म पार्टी है। मुझे हैरानी है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के आज फैक्ट चेकर्स को क्या हो गया। उन्होंने कहा आधार का अपोज किया। आधार तो कांग्रेस पार्टी लाई थी। मोबाइल 1996 में कांग्रेस पार्टी लाई थी। जनधन खाते जिनको जीरो फ्रिल के नाम से कांग्रेस पार्टी ने 2005 में सर, आइए ना टॉपिक पे, आइए ना सर प्लीज, देखिए टाइम इसी में निकल जाएगा। ने बोला, प्रधानमंत्री की बात को गुरदीप जी जल्दी से, फॉर्मूले से ही ज्यादा सीटें मिलेंगी दक्षिण के राज्यों को। जी ने बोला कि कांग्रेस रिफॉर्म के एंटी है, हम सीरियसली ले रहे हैं। डिजिटल पेमेंट कांग्रेस ने 2005 जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब। बांसुरी, 2 लाइन का विरोध कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, बस 2 लाइन में कहूंगी कि कल विश्वासघात करा है विपक्ष और कांग्रेस पार्टी ने इस देश की मातृशक्ति के साथ, और इसीलिए वो इस देश की मातृशक्ति के आक्रोश के पात्र बने हैं और इस देश की मातृशक्ति के आशीर्वाद के पात्र बनते बनते रह गए। गुरदीप भाई को पुनः याद कराना चाहूंगी कि 2023 में परिसीमन को कंडीशन प्रेसिडेंट बनाने के लिए स्वयं उनकी की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के ही नेता। जी बांसुरी जी, वक्त इतने की इजाजत देता है। धन्यवाद आपका, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।